आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है हेमंत सूटे साहब। सूटे साहब का अपना एक जो परिचय है, उनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान आता है वो तो सभी को पता है, लेकिन उनका जो एविएशन का काम है, उस काम पर उनका जो दखल है, उस दखल को आज आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो इतना चुनौती भरा समय हम सबके सामने आया है, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और अपने करियर को कैसे डिज़ाइन किया जाए। एविएशन के क्षेत्र में क्या किस तरह की संभावनाएं बनती है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम इस वक्त समझने का प्रयास करेंगे। सूटे साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बात जो यहाँ से हम शुरू करना चाह रहे हैं कि एविएशन का क्षेत्र जिस पर आप बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं और आपका जो दखल है वो बिल्कुल उल्लेखनीय दखल है इस क्षेत्र में, कैसा है ये क्षेत्र इस वक्त? अभी आपको तो पता है कि कोविड-19 की महामारी से सारी दुनिया जूझ रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम समझना भी चाह रहे हैं कि ये क्षेत्र इस वक्त क्या कर रहा है। यस, आपको मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं गए 32 सालों से एविएशन से निगड़ित हूँ और मैं वहीं पे रहता, एविएशन में था इतने साल जी। और फ्लाइंग ही करता था, तो एक्चुअल जो फ्लाइंग होती है उसी में था मैं। हम्म। तो इसके पहले 2 घटनाएं हुई थी जो बहुत बड़ी घटनाएं थी, अच्छा। जिसका प्रभाव सारी दुनिया पे पड़ा था। जैसे एक तो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, जो अमेरिका के एकदम शक्तिशाली फाइनेंशियल सेक्टर, उस पर हमला हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 हवाई जहाज जाके वो टकराए थे और पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तहस नहस हो गया था। तो उस दिन ऐसा पता चला था कि सारी दुनिया ख़त्म होने वाली और दुनिया में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ये पार्श्वभूमि थी उसकी। और उसके अगले 1 महीने सारी दुनिया चुप हो गई थी, बंद हो गई थी और हमें लगा था कि एविएशन फिर से उठ के खड़ा नहीं होगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी एविएशन उठ के खड़ा हुआ है। लेकिन उसका जो अवधि था वो बहुत कम था, 1 महीना था उसका इफेक्ट, लेकिन उसके सारी दुनिया पे इफेक्ट पड़ा था, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। दूसरी घटना की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो था गल्फ वॉर हुआ था जी। जो इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, जो गल्फ कंट्रीज में हमने देखा जिस तरह से चैलेंजेस आए थे। जी। तो वो वॉर से क्या हुआ था कि वो जो जहाँ वॉर हुआ था, जहाँ जो युद्ध हुआ था, ईरान और कुवैत के बीच में हुआ था और काफ़ी अरसे चला था और अमेरिका भी आया था। तो वो दुनिया के मध्य के ठिकान में होने की वजह से फिर से दुनिया रुक गई थी सारी जी। और उसके ये थे जो रिपल्सेस थे, वो करीबन 3 साढ़े 3 महीने चले। बिल्कुल, और तब भी लोग ये मान के चल रहे थे कि भाई क्या होगा दुनिया का नहीं कह सकते। यस जी। तो ये 2 बड़ी घटनाएं, मैं छोटी छोटी तो काफ़ी घटनाएं मैंने, जैसे वोल्केनिक ऐश होती है जी। जो निद्रिस्त ये होते हैं, क्या कहते हैं उसको, ज्वालामुखी होते हैं, निद्रिस्त ज्वालामुखी होते हैं और कभी कभी वो उठ के खड़े हो जाते हैं, उसमें से ऐश निकलती है। ऐश का माने उसका धुआं निकलता है, उसके साथ में छोटे छोटे रेती के कण भी आते हैं ऊपर। वो भी हुआ था एक बार, तो उससे भी दुनिया 1 महीना रुक गई थी। तो ऐसी घटनाएं काफ़ी हुई है। मैं मानता हूँ ये अंतराल काफ़ी बड़ा है जो हुआ है अभी 6 महीने, इसका काफ़ी दुनिया पे असर भी पड़ा है। लेकिन इन दिनों भी सारे हवाई जहाज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो कंपनी में काम करता हूँ एयर इंडिया, वो पहले दिन से उड़ रही है। जिन दिनों ये महामारी शुरू हुई थी 22 मार्च से, उसी दिन हवाई जहाज भर भर के गए थे चाइना में और हमारे लिए जो पीपीई किट कोई नहीं बनाता था तभी, तो लेके आए ना, और अभी तक भी वो काम शुरू है। जैसे अभी वंदे भारत मिशन शुरू है, तो हवाई जहाज एटलीस्ट एयर इंडिया तो कहीं रुका नहीं है, बाकी भी अपने आप में, जैसे मैं आपको एक टर्किश एयरलाइन की बात करता हूँ, रायन एयर, ये दोनों भी यूरोप में बेस्ड एयरलाइन है और दोनों के महामारी से पहले जितनी फ़्लाइट थी 420 फ्लाइट थी, उसकी आज भी 420 फ्लाइट है और रायन एयर भी 418 फ्लाइट थे, 418 फ्लाइट शुरू है उसकी, तो कहीं पे भी कमतरता नहीं हुई, लेकिन अब बढ़ेगा। मतलब चीज़ें जो भी उत्पन्न होती चले, लेकिन अपना काम ये जो है एविएशन में चलता रहा है। बिल्कुल, और वो रुकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आप कैसा समझ रहे हैं कि इस एविएशन के क्षेत्र को अगर देखा जाए तो इसमें अगर जो नए लोग हैं, अगर वो अपनी करियर को डिज़ाइन करना चाहे, अगर इसमें अपनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ अगर ढूंढना चाहे, तो क्या रास्ते हैं उनके पास? देखिए अभी अगले 6 महीने तो कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। हमने देखना चाहिए 6 महीने तक पूरी तरह से हवाई ज़िंदगी बहाल होने वाली नहीं, 6 महीने। लेकिन इस 6 महीने का इस्तेमाल
हमें वो जो कोई योग्यता लगती है उसमें, जो कोई मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है, उसका हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनकी नौकरियां गई है, जिनकी नौकरियां उनको बोला कि घर बैठो, फॉर एग्जांपल विस्तारा एयरलाइन जो है, जी जी, जो टाटा की एयरलाइन है। अब यहाँ पे मैं किसी एयरलाइन की तरफदारी करने नहीं आया हूँ, लेकिन एविएशन में होने का कारण मुझे पता लगता है कि उन्होंने जो बच्चों को रिक्रूट किया था, विस्तारा ने रिक्रूट किया था, वो ट्रेनिंग के लिए पहुंचे और ये 22 मार्च से सब बंद हो गया। उन्होंने सब बच्चों को वहीं रखा है दिल्ली में, उनकी सैलरी दे रहे हैं उनको पूरी तरह से, उनको जो कुछ मेडिकल डॉक्टर वो दे रहे हैं, और जो बच्चे घर में बैठे हैं उनको भी पैसे दे रहे हैं। तो ये काम कहीं रुका नहीं। जो लोग एविएशन के प्रति बहुत जागरूक है, वो एविएशन जरूर खुला रखेंगे। जो कंपनियां शौक के कारण लोगों ने शुरू की थी वो बंद हो जाएगी। अच्छा ऐसा एविएशन अभी फिलहाल अगर मान लिया जाए कि इस समय में आपका शिक्षा के क्षेत्र में भी एक लंबा काम चलता है, बड़ा मजबूती से काम चलता है, अगर एविएशन के क्षेत्र को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर देखे बच्चे और उसके द्वारा अपने करियर को अगर डिज़ाइन करते हैं, इस तो क्या क्या फ्यूचर देखते हैं आप इसका? देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी तो 12वीं पास बच्चों की है अभी, जो HSC पास होते हैं बच्चे लोग। अच्छा, सभी तबके के बच्चे लोग। और उसके बाद हम क्या करें, ये क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन मार्क कि मैंने क्या करना चाहिए। तो हवाई जहाज कंपनी में, किसी भी कंपनी में अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपको 12वीं पास होना चाहिए कम से कम, और आपको एक अच्छी खासी नौकरी लग जाती है उसके बाद में। और वो नौकरी करते करते भी आप आपका करियर कर सकते हो। मैंने देखे काफ़ी उदाहरण। क्या इसके लिए उनको कोई खास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करने की जरूरत है? किसी भी ट्रेनिंग स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं, मेरा खुद का ट्रेनिंग स्कूल है। अच्छा। लेकिन अगर किसी में योग्यता है तो उसका अपने आप ही सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे थोड़ी कम, मतलब उसके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए। अगर आपको लगता है मुझ में आत्मविश्वास नहीं, तो छोटा मोटा ट्रेनिंग लाना चाहिए। उसके लिए लाखों रुपए खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। अभी इस समय में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नए सिरे से डिज़ाइन की गई है और बड़े लंबे अरसे के बाद ये डिज़ाइन हुई है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोई नए परिवर्तन होंगे, और फिर इन नए परिवर्तनों में अगर बच्चे अपने आप को कहीं रखना चाहें, अपने करियर को डिज़ाइन करना चाहे, अपने आप को बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत मिडिल एज से, मतलब मिडिल क्लासेस से ही लगभग उनको स्किल एजुकेशन शुरू हो जाएगा, और ऐसे में वो भी ऐसा एजुकेशन होगा कि जिस एजुकेशन में बच्चे कुछ कर पाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें सीखेंगे। आपको क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और हमारे यहाँ शिक्षा और करियर बिल्डिंग में इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा 1947 में जब ये देश स्वतंत्र हुआ था जी, तब ये जो आप शैक्षणिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तब हाँ। तो किसी को पॉलिसी भी नहीं पता थी। और खासकर हमारे जो लोग हैं, हम लोग तो सब गरीब थे और हम लोग ऊपर आ रहे थे तभी। तो वहाँ तब जो पॉलिसी बनी होगी, जब भी, या 2-3 पॉलिसी जब भी बनी, तभी भी हमारे लिए अवरोध था, अभी भी हमारे लिए अवरोध है। तो भी हम लोगों ने इतने अवरोधों के बाद, जैसे जैसे दो जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, अंग्रेजी और अपना मैथमेटिक्स, इससे हमारे बच्चे बहुत डरते थे, पहले पास ही नहीं होते थे 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा जो थी वो कितने सारे लोगों को स्कूल से निकल जाने का कारण बनी थी कि हम लोग मैथ साइंस नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़े थे, क्योंकि उसकी अच्छा। उसकी एक विधि होती है ना, वो कोई ऐसा अगम्य विषय नहीं है, उसकी एक विधि होती है। पहले से डरा देते थे कि अंग्रेजी में नहीं पास हो सकते। फिर बच्चों ने उसकी इतनी सारी पढ़ाई की है कि अभी उनसे कोई लोहा ही नहीं ले सकता अभी। तो हम ये इनमें से सबसे निकल आए हैं, कोई भी पॉलिसी ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे बस यहाँ पढ़ें या फिर अब्रॉड पढ़ें, तो क्या क्या स्थिति बनती है? नहीं, मुझे तो अभी लगता है ये भी जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी है, इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल में 2-3 चीज़ें अच्छी की है कि फर्स्ट ईयर में अगर आपको लगता है आप आगे नहीं पढ़ सकते तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। कुछ बच्चे नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, डिप्लोमा लेके निकल जाओ, और बाद में जब आपको आगे पढ़ना है तो आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, वो सब तो है। अभी इस पूरी प्रक्रिया से जाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। अवरोध तो है, विरोध होता ही है हर चीज़ को। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे हम लोग अगर इस वक्त में, क्योंकि अभी तो एजुकेशन भी ग्लोबल हो चुका है, इसमें एक संभावना लोग जो व्यक्त कर रहे हैं कि इसमें जो निजीकरण जो है
और कॉर्पोरेट एजुकेशन जो है वो बढ़ जाएगा, जी। या कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो एजुकेशन में आ जाएगी, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और शायद जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं वो शायद अपने आप को इस्टेब्लिश करने में बड़े दिक्कत महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है, क्योंकि बड़े लंबे समय से आप करियर बिल्डिंग पर भी काम कर रहे हैं बच्चों के लिए? जी। देखिए अभी जो आप अगर ये मैं सोचता हूँ कि अमेरिकन शिक्षण पद्धति पे अगर आधारित ये चीज़ है, जी। अगर है तो है ऐसी लग रहा है, तो वहाँ बच्चे लोग क्या करते हैं, अगर आप बहुत ही होशियार हो तो आप वहाँ पे एजुकेशन लोन लेते हो। अगर लगता है कि प्राइवेट, वहाँ के सब कॉलेज प्राइवेट, उनके स्कूल एजुकेशन ये गवर्नमेंट का है, सरकारी है वो। लेकिन बाहर अगर आप कॉलेजेस में पढ़ने जाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, बड़ी डिग्री के लिए जाते हो, तो वो अपना एजुकेशन लोन लेते हैं। अच्छा। जो मेधावी छात्र होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बारे में दो राय नहीं है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। और दूसरा, आप किसी भी बैंक के पास में जाके लोन ले सकते हो। तो जब आप लोन लेते हो इतना सारा, तो आपको उसका इम्पोर्टेंस भी समझता है कि मैंने लोन लेके पढ़ाई की है और मैं इसमें पढ़ाई करूँगा। तो बहुत ये किया है लोगों ने। मेरे भी काफ़ी दोस्त के बच्चे लोग हैं, वो खुद अमीर है, मेरे दोस्त लोग हैं अमीर, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को लोन लेके दिया है। क्या ये सहज है उन परिवारों के लिए जो परिवार बड़े कमज़ोर है, अभावग्रस्त है, उन परिवारों के लिए, अगर उनके बच्चे अगर ये पढ़ना चाहे तो उनको लोन आसानी से मिल जाता है? देखिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, अभावग्रस्त जो चीज़ है, मैं मानता हूँ कि अभी भी ये स्थिति कायम है, लेकिन अभावग्रस्त परिस्थितियों में से हम निकले हैं ना। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभावग्रस्त परिवार है, उन परिवारों के पास, जिनके पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ नहीं होता, जिनका रिस्क उठाने वाले कोई नहीं होते, ऐसे परिवारों को ये जो एजुकेशनल लोन होते हैं, ये क्या प्रोवाइड होते हैं आसानी से या नहीं होते? मतलब आपका ऑब्जर्वेशन कैसा? अभी की जो परिस्थिति है भारत देश में एजुकेशन लोन लेने की, ये विपरीत है अभी। हाँ। वो जहाँ उस तरीके के लोन, लेकिन वहाँ पे अगर आपको लोन लेना है, अगर आपको किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन मिलती है, तो आपको कॉलेज के नाम से लोन मिलता है। अच्छा। हार्वर्ड में अगर आपको एडमिशन मिली है, मतलब कोई बच्चा यहाँ से अगर अब्रॉड एजुकेशन में जा रहा है और उसको वहाँ अगर बेहतर यूनिवर्सिटी मिली है, तो उसको आसानी से एजुकेशनल लोन मिल जाएगा? नहीं, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। अगर हार्वर्ड यहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारे अभी है यहाँ पे, जिसकी बहुत पुरानी परंपरा है, उसकी बहुत पुराना कॉलेज है। अगर किसी भी मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिलता है, उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना ही अपने आप में बड़ी बात है। वहाँ तो रोक टोक नहीं है, कोई परीक्षा होगी, वो पास करेगा अगर, और फिर वो बोले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो अपने आप ही उसको लोन मिल जाएगा। उसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। ऐसे कोई दिक्कतें नहीं? मुझे नहीं कोई दिक्कत नज़र आती। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इस समय में जिस तरह से हम लोग एजुकेशन को और पूरे देश में सारे सेक्ट को हम लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर जाता हुआ देखते हैं, ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है वो रिजर्वेशन के संदर्भ में बड़ा सोचते हैं कि रिजर्व सीटें नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में वो लोग यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर अपने एजुकेशन को लेना चाहें तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं बनती हैं? नहीं, आप अगर रिजर्वेशन नौकरियों की बात करें कि रिजर्वेशन जैसे एजुकेशन फील्ड में रिजर्वेशन की बात है, अभी तो जो नए एजुकेशन पॉलिसी में रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने कोई बात की अभी उस पर कोई स्पष्टता नहीं अभी है। सब स्पष्टता नहीं है। हाँ, जो विरोध हो रहा है, मेरे ख्याल से जो छोटी छोटी जो चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, बड़ी भी चीज़ें, काफ़ी बड़ी चीज़ें, तो इनका ये इम्प्लीमेंट होने से पहले उसकी बात ज़रूर की जानी चाहिए। ये इम्प्लीमेंट होने से पहले उसकी बात पूरी तरह से विरोध करके कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हमें जो लगता है, हमारी हिसाब से जो चीज़ें हमें चाहिए, हमने मांग लेनी चाहिए। वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका अंतर्भूत है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अलग जाके आप कुछ नहीं कर सकते। अभी इंस्टीट्यूशन में क्या प्रशिक्षण जा रहा है? मेरे यहाँ पे तो अभी तो मैं ऑनलाइन करता हूँ। अच्छा। ऑनलाइन कैबिन टू ट्रेनिंग कोर्स है मेरा, जो उनको मैं 3 महीने ऑनलाइन सिखाता हूँ। और मेरे यहाँ पे ना बाहरी देशों की भाषा सिखाने में काफ़ी जोर होता है मेरे यहाँ पे। अच्छा। जैसे मैं जापानीज़ पढ़ाता हूँ और अरेबिक पढ़ाता हूँ। जापानीज़ और अरेबिक जो 2 भाषा है, ये बच्चों ने अगर सीख ली अभी से जापानीज़, और आपको बताता हूँ मैं कि नागपुर जापानीज़ भाषा सीखने का बहुत बड़ा ये ठिकान है अभी पूरे भारत देश में। अगर आप देखिए तो JNU में जापानीज़ भाषा सिखाई जाती है, और पूना में सिखाई जाती है, मुंबई यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, और सबसे बड़ा केंद्र नागपुर है।
यानी बाहर देशों में अगर बच्चे जाएंगे तो नागपुर के काफ़ी बच्चे जाएंगे जो भाषा सीख के जाएंगे। क्या क्या विशेषता कहेंगे आप, अगर जैपनीज़ लैंग्वेज या फिर अरबिक लैंग्वेज अगर बच्चे सीख लेते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती है उनके लिए? देखिए, अरेबिक भाषा का महत्व ऐसा है कि जितनी भी एयरलाइन गल्फ कंट्रीज से आती है, आखाती देशों से जितनी सारी एयरलाइन आती है, जी। उन सब के अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है तो एडवर्टाइजमेंट में वो लिखते हैं कि अगर आपको अरेबिक भाषा आती है तो हम आपको प्राधान्य देंगे। अच्छा, मतलब वहाँ प्राथमिकता है। बिल्कुल 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 आपको प्राथमिकता देंगे और आपको उसमें रिक्रूटमेंट हो जाएगा। अभी मेरी एक विद्यार्थिनी है मेरी, उसका रिक्रूटमेंट हुआ है गल्फ कंट्री को, क्योंकि उसको भाषा आती है। तो और जापानीज़ का ना इतना बड़ा महत्व है ना, जो हम अभी समझ नहीं पा रहे। अभी जापान एक दुनिया में ऐसा देश है जिसकी अभी जापान तीसरा देश है जो शक्तिशाली देश है पैसे के मामले में। तो जापान में अभी क्या हो रहा है, जापान की जो लोक संख्या है बाकी देशों की लोक संख्या बढ़ रही है, जापान की लोक संख्या कम होती है जा रही है। अभी हर साल एटलीस्ट 10 लाख लोगों से उनकी लोक संख्या कम होती है, ये लास्ट सेंसस के हिसाब से। तो वहाँ पे उन्हें मैन पावर का बहुत ज़रूरी है और हर क्षेत्र में उनको मैन पावर चाहिए। और वो मैन पावर के लिए सारी दुनिया की तरफ देख रहे हैं और भारत देश की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उनका हमसे लगाव है काफ़ी। और उनकी एक ही ये है कि कंडीशन है कि आपने इस भाषा को एक लेवल तक सीख लेना चाहिए, N3 लेवल जो होता है तब तक सीख लेना चाहिए, और आप उनके देश में जाके काम कर सकते हो। क्या ये एग्ज़ाम नागपुर से दिया जा सकता है? नहीं, पूना में, अभी उसका सेंटर पूना में है। हाँ। लेकिन अगर यहाँ सीखी जा सकती है, अगर सही मात्रा में सही संख्या में अगर विद्यार्थी उनको मिले तो वो यहाँ भी परीक्षा ले अच्छा, सकते हैं। मतलब नागपुर भी सेंटर हो सकता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एजुकेशन इसका ऑनलाइन चल रहा है या फिर ऑनलाइन है, क्योंकि आप किसी को बुला ही नहीं सकते जी। किसी भी क्लासेस की परमिशन नहीं गवर्नमेंट से, तो हम ऑनलाइन करते हैं। और ऑनलाइन करने लेकिन नॉर्मली फिर आप इंस्टीट्यूशन में इसका एक एजुकेशन देते हैं? जी बिल्कुल। मतलब जब हम लोग ये इस पूरे पेंडेमिक से अगर बाहर हो जाएं जी। तो फिर सब अगर ठीक हो जाए तो फिर ये यहाँ भी चलेगा आपके इंस्टीट्यूशन पर? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात सूटे साहब, बड़े लंबे समय से आप लोगों को ये भी सिखाते हैं कि अपने करियर को कैसे प्लान किया जाए। अभी इस वक्त आपको जो लोग सुन रहे हैं, दर्शकों में ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये लगता है कि भाई बड़े दिनों बाद सूटे साहब से ये बात सुनी जा रही है। अगर वो इस वक्त अगर आप कहना चाहें कि किस तरह से अपने करियर को प्लान किया जाए तो कैसा कहेंगे आप? क्योंकि इस समय में जैसे दुनिया हर वक्त आगे बढ़ते चलती है। कभी एक वक्त ये था कि लोग डॉक्टर इंजीनियर इतना ही सोचते थे। एक वक्त ये भी था कि लोग ये सोचते थे कि किसी सरकारी नौकरी की तरफ जाया जाए। बहुत सारे वर्ग में ये भी बात है कि यूपीएससी, एमपीएससी इसकी तैयारी की जाए। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में अगर कोई प्लान करना चाहे अपने करियर को तो किस रास्ते पर उसने निकलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आवाज़ इंडिया टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि मुझे मेरे ख्याल से तीसरी बार उन्होंने बुलाया। और जी। और आपके माध्यम से मैं काफ़ी लोग तक पहुँचा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखिए, अभी पहले क्या होता था, अगर कोई भी बच्चा मेरे पास आता था और अगर मैं उसको कुछ बताऊँ करियर के लिए, तो अगर मैंने उसको बोला कि बेटा फूड इंजीनियरिंग कर लो, फूड इंजीनियरिंग, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए फूड इंजीनियरिंग काफ़ी था। या छोटे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लीजिए, बेसिक जो कोर इंजीनियरिंग है आपने कर लिया तो आपके पास में सारी ज़िंदगी रुका रहेगा। लेकिन अभी जो कोर्स होता है जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसकी अवधि जो है 6 या 7 साल या 8 या 10 साल रहेगी अभी किसी भी कोर्स की। तो ये हमें ना कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है, हमारी पढ़ाई हमें अपडेट करते जाना पड़ता है पढ़ाई। तो अभी क्षेत्र काफ़ी है, ऐसे नए क्षेत्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और वो जैसे अभी एक कंपनी आई है, अभी वो कंपनी ने छोटे छोटे बच्चे लिए, 7-8 साल के या 10 साल के बच्चे लिए, और उनको कोडिंग सिखाते हैं। कोडिंग, अच्छा कोडिंग, जो ऐसे बड़े बड़े लोग जो बने ना, जैसे अमेज़न का चेयरमैन है, जैसे बिल गेट्स साहब, बेजोस, ये इन्होंने बचपन में कोडिंग सीखी थी। तो एक कंपनी है अभी जो 9वीं या 10वीं 11वीं के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं अभी। अच्छा, कंप्यूटर कोडिंग जिसे कहते हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम है नहीं, लेकिन कोडिंग है वहाँ। हमने हमारे बच्चों को अभी से कोडिंग सिखाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, अभी से कोडिंग सिखाना चाहिए हमने हमारे बच्चों को। क्या ये कोडिंग एक लैंग्वेज का हिस्सा है? नहीं, ये कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। कंप्यूटर का लैंग्वेज। अच्छा, वो कोडिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसको कहाँ देखते हैं आपकी, इसके लिए कहाँ विस्तार है?
देखिए अगली दुनिया जो है, जैसे आप देख रहे हैं, घर बैठे आप कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं, उस पर काफ़ी निर्भरता आने वाली है अगले दिनों में। और यहाँ इतने सारे क्षेत्र अभी तक भी है जो अनछुए क्षेत्र है, जैसे घर बैठ के पढ़ाना, घर बैठ के पढ़ाना, ये इसमें काफ़ी क्रांति आने वाली है, ज़बरदस्त क्रांति आने वाली है। अगर आपके पास में किसी विषय की महारत है, मैं आपकी बात करता हूँ, आप इतने सालों से टीवी प्रेजेंटेशन करते, सारी दुनिया आपने देखी है, इसका मतलब आपको एक किसी चीज़ में महारत मिली है। सोच के भी आप किसी को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ व्यस्त हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये कि अगर आपने इसका करिकुलम डिज़ाइन कर लिया आप ही ने, और उसको ऑनलाइन छोड़ दिया और आपने अपने काम में लग गए, सिंपल, तो वही अपने आप में एक करियर बन जाएगा। वो अपने आप में आपका कार्यक्रम शुरू रहेगा, ऑनलाइन लोग आके खरीदेंगे प्रोग्राम, उसमें अपनी जो पढ़ाई करनी कर लेंगे, आप अपना काम कर रहे हैं, इतना आसान है। तो मतलब लोग इस तरह से अपने स्किल्स को और अपने क्वालिटीज़ को पहचानें, और अपनी क्वालिटीज़ को पहचान कर वो उसको विकसित करें। बिल्कुल। तो ये भी अपने आप में एक करियर हो सकते हैं। वही करियर होने वाला है इसके बाद। अच्छा। और हज़ारों नौकरियां उपलब्ध है इसमें, हज़ारों नौकरियां उपलब्ध है इसमें, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो अगर कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल 12वीं में कोई बच्चा है, अभी 12वीं पढ़ रहा है, जी, उसको 10वीं का गणित बहुत अच्छा आता है, उसने अपना छोटा सा कोर्स बना, क्योंकि देखिए जो पढ़ा वही सकता है जिसमें उसको महारत हासिल है, ये तो नहीं पढ़ा सकता हम लोग। तो उसने अपना छोटा सा कोर्स डेवलप कर देना चाहिए और इंटरनेट पे डाल दो, गाँव तक पहुँचा, सबके पास में टेलीफोन है, वो एक्सेस करेंगे, दे देंगे आपको पैसे। जो वैसे मैंने अभी इन दिनों में, अभी ये नई क्रांति हो रही जहाँ पे लोगों ने, ये पैंडेमिक है अभी जी, पैंडेमिक में अभी ये विषय बहुत ही गहन विषय, पैंडेमिक में ये क्या करते, इनकी जो एडवर्टीजमेंट होती है फेसबुक पे देते, बेसिकली फेसबुक में बाकी लोगों की एडवर्टीजमेंट कम हो गई, तो फेसबुक में अगर आप कोई ऐड देते हो तो वो बहुत महंगी पड़ती है, वो पर व्यूअर होती है जो भी जाता है वहाँ। लेकिन इन दिनों ज़्यादातर कोई बिजनेस ने ऐड नहीं डाली, 3 लोगों ने ऐड डाली जो ऑनलाइन ट्रेनिंग करते, उनको इतना सस्ता ऐड मिला है, लोगों ने 2-2, 3-3 सालों में करोड़ों रुपए कमाए, और लेजिटिमेट कानूनी कमाए पैसे। तो ये नया क्षेत्र जब आता है ना साहब, क्या होता है कि आता है तो हमें लगता है बहुत आसान है, तो इसका मतलब ये नहीं है हमारे लिए। अच्छा, ऐसा है वो चीज़। मतलब हम हमेशा अपडेट रहे, आपका जो कहना है कि अगर अपडेट रहते हैं तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सूटे साहब, इस बातचीत को हमें यहाँ रोकना होगा, ये वक्त पूरा होता जा रहा है। मैं आपसे एक अंतिम टिप्पणी लेना चाहूँगा कि पूरा एविएशन का ये क्षेत्र जिस पर हमने बातचीत की, एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही वो पॉलिसी, और नए सिरे से करियर डिज़ाइनिंग पर भी हमने बातचीत की। अगर इस बातचीत को हम लोग अब अगर समराइज़ करना चाहें तो आपकी क्या टिप्पणी होगी इस पर? देखिए, हर आने वाला समय तो कठिन होता है, ये हमें सभी को लगता है जी, लेकिन कठिनाइयों से मात करना हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सिखाया है। उनकी जैसी कठिनाई हमें किसी की ज़िंदगी में नहीं आएगी, और उन्हीं का आदर्श रखे। उन्होंने जो किताबें लिखी है, जो कुछ लिखा है, उसी में वो सार है उसका कि आपने किस तरीके से, ये जो भी नई पॉलिसी है, पुरानी पॉलिसी है, ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन सूटे साहब का ये मानना है कि चुनौतियाँ कब कम होती है। हर काल में, हर वक्त में, हर समय में कोई ना कोई चुनौती हम सबके सामने खड़ी होती है, लेकिन चुनौतियों का बड़ी जिम्मेदारी से सामना करना और अपने आप को बड़े सामर्थ्य के साथ चुनौतियों के सामने खड़े करना, यही वास्तव में जीवन जीने का एक सलीका भी है और तरीका भी है। हम सूटे जी से बात कर रहे थे साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।